बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोग मिले। फर्जी वोटर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष अभियान 1 से 30 अगस्त तक। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण पर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग की ओर से दावा किया गया है कि घर घर जाकर चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मतदाता सूची में पाए जाने की जानकारी सामने आई है। आयोग के सूत्रों के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या लाखों में बताई जा रही है। घर घर सत्यापन में जुटे बूथ लेवल ऑफिसर की इस रिपोर्ट के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों की जांच के लिए आगामी 1 से 30 अगस्त के बीच विशेष अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। यदि ऐसे लोगों के दस्तावेज गलत पाए गए तो 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची से इसके नाम हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सत्यापन में लगे BLO से जो जानकारी मिल रही है उसमें राज्य में रह रहे इन विदेशी नागरिकों में से ज़्यादातर ने गलत तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड व मूल निवासी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज हासिल भी कर लिए हैं। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ऐसे सभी लोगों की सूची तैयार किया जा रहा है। आयोग सूत्रों के अनुसार 100% गणना फार्म जमा होने के बाद इनकी संख्या और बढ़ सकती है। जो लोग भारत में फर्जी तरीके से रह रहे हैं, सूची में रहे सिर्फ भारतीय मतदाता, यह जांच का अधिकार आयोग को। आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में रहे इसे जांचने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति के दावे से वह संतुष्ट नहीं होता है तो आयोग उसे मतदाता बनने से रोकने के साथ ही मतदाता सूची से बाहर कर सकता है। पुनरीक्षण अभियान को शुरू करने के दौरान ही आयोग ने सूची में बड़ी संख्या में विदेशी घुसपैठियों के होने की आशंका व्यक्त की थी। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में BLO को ऐसे लोग मिले हैं जो मूलतः भारत के नहीं हैं। इन लोगों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र भी गलत तरीके से बनवा लिए हैं। इस संबंध में भारत का संविधान कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 326 प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो तय की गई तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, साथ ही जिसको किसी कानून के तहत गैर निवासी, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य नहीं किया गया है, किसी भी ऐसे चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। तो क्या भारत में जो नागरिक हैं वह पूर्ण रूप से भारत के नागरिक हैं या बाहर से आए हैं और जो गलत तरीके से भारत में वोट दे रहे हैं? इसके संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप भी जारी किया है। इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 क्या आप बिहार के मतदाता हैं? क्या आप अस्थायी रूप से अर्थात कुछ समय के लिए राज्य से बाहर हैं? अगर आपके पास अभी मोबाइल फ़ोन है तो आप गणना प्रपत्र तुरंत भर सकते हैं। मोबाइल है जब हाथ में तो गणना प्रपत्र की चिंता क्यों साथ में, एक ऐसा इस प्रकार से उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है। ऑनलाइन गणना प्रपत्र आसानी से भरें, फिर इन्यूमरेशंस फ्रॉम ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर या एपिक के माध्यम से OTP का प्रयोग कर लॉगिन करें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले फॉर्म में अपनी विवरणी जैसे नाम, जन्मतिथि एवं अन्य जानकारी भरें। एक सादे सफ़ेद कागज़ पर अपने हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान बनाएं एवं मोबाइल से उनकी स्पष्ट फ़ोटो खींचकर अपलोड करें। घोषणा डिक्लेरेशन पढ़ें और बॉक्स में टिक करें। प्रीव्यू में सभी जानकारी जांच लें, फिर सबमिट इन्यूमरेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करें। गणना प्रपत्र सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना SMS के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद अपनी फ़ोटो और दस्तावेज जमा करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आवश्यक दस्तावेजों की मोबाइल से फ़ोटो लें और अपलोड करें।
आपकी फ़ोटो और दस्तावेज भी सफलतापूर्वक जमा हो जाएगी। अस्थायी रूप से स्थानांतरित माइग्रेटेड मौजूदा मतदाता वेबसाइट https://voters.eci.government.in से पूर्व भरा हुआ गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे मतदाता गणना प्रपत्र को प्रिंट कर हस्ताक्षरित कर सकते हैं और 25 जुलाई 2025 से पहले अपने बीएलओ तक अपने पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से या किसी भी ऑनलाइन माध्यम जैसे व्हाट्सएप आदि द्वारा भेज सकते हैं ताकि उनका प्रारूप वोटर लिस्ट में सम्मिलित किया जा सके। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। 2003 की मतदाता सूची दिए गए लिंक पर भी आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार। तो आप इस प्रकार से बिहार की जो राजनीतिक गलियारे हैं, यदि आप बिहार के निवासी हैं और वर्तमान समय में यदि आप किसी कमाने खाने या जीविकोपार्जन जीने खाने के लिए आप बिहार से बाहर हैं तो आप उस ऐप के माध्यम से अपने नागरिकता होने का प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। मताधिकार और नागरिकता का सबसे बड़ा जो पेचीदा सवाल है, बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले में विपक्षी दलों की ओर से पैरवी में लगे वकील सांसद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि समीक्षा की आड़ में निर्धन, अशिक्षित, दलित और वंचित तबके के लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और सत्ताधारी दल के इशारे पर चुनाव आयोग भी अपनी मनमानी कर रही है। जब चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि मताधिकार के लिए नागरिकता अनिवार्य है और आधार, राशन, चुनाव, पैन कार्ड आदि को नागरिक होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता, तो न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जयमाल्या बागची ने कहा कि नागरिकता की जांच का काम तो गृह मंत्रालय का है, न कि चुनाव आयोग का। इस पर आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि उसे अनुच्छेद 326 के तहत भी अधिकार प्राप्त है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब 28 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी रखने की हरी झंडी दिखाने के साथ ही शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार, वोटर, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों को मान्य करने का सुझाव देते हुए मतदाता सूची अधिसूचित करने से पहले सभी पक्षों को अवगत कराने का भी निर्देश दिए। हालांकि ये निर्देश यह भी दिया कि बिना अवसर दिए किसी का नाम न हटाया जाए। चुनाव आयोग 2003 के बाद मतदाता बने व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की जांच में आधार, राशन या चुनाव कार्ड को प्रामाणिक दस्तावेज नहीं मान रहा था। संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव निर्देशों का सम्मान करना चाहिए, पर इस बार समस्या बहुत बड़ी है। पेच इस पहलू में फंसा हुआ है कि मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार नागरिकता के लिए विशेष रूप से 2004 के बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को ये प्रमाणित करना अनिवार्य है कि जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक थे, है या रहेंगे, अथवा दोनों में से एक नागरिक है और घुसपैठिया नहीं है। यही वह वर्ग है जो पहली बार वोटर बनेगा। ऐसे में इस प्रयास से जुड़े तमाम सवाल केवल बिहार चुनाव और वहाँ की वोटर्स की सूची तक नहीं रहेगी, बल्कि इसकी गूंज भारत के प्रत्येक चुनाव, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से लेकर राज्य की विधानसभा चुनाव और देश की लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से भी लोगों के नाम
जुड़ते जा रहे हैं, वे सभी लोग घुसपैठी विदेशी लोग भारत में आकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र सहित मूल निवास भारत के राज्य विशेष बिहार की निवास और जाति प्रमाण पत्र तक भी गलत तरीके से बनवा रहे हैं। ऐसे देशों के लोगों के नाम आने के बाद संकेतों के बीच इसकी मांग जोर पकड़ रही है कि मतदाता सूची सत्यापन का काम पूरे देश में किया जाए। चुनाव आयोग ने ऐसा करने को कहा भी है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय नागरिकता जन्म और निवास के आधार पर तय की गई है। संविधान लागू होने के कुछ समय बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। नागरिकता कानून में जनवरी 2004 से संशोधन किया गया कि 7 जुलाई 1987 के बाद, किंतु 7 जनवरी 2004 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक माना और समझा जाएगा, बशर्ते जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हो। 7 जनवरी 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता पिता भारत के नागरिक हो या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा घुसपैठिया ना हो या फर्जी तरीके से नेपाल से ना आया हो, बांग्लादेश से ना आया हो, म्यांमार से ना आया हो, अर्थात उनके दोनों माता पिता भारत के निवासी हो या माता या पिता में से एक भारत का निवासी हो। तो नागरिकता कानून को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1970 उस साल 1 अप्रैल से लागू हुआ। 1970 से पहले जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था, इसलिए हर नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना संभव भी नहीं है। हालांकि 1970 के बाद जन्मे तमाम नागरिकों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र है, ये भी आवश्यक नहीं है या ज़रूरी नहीं है। तो अब समस्या कहाँ पर फंस रही है? अब समस्या फंस रही है कि अधिकांश के पास पासपोर्ट भी नहीं है, राशन कार्ड, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज तो है, लेकिन माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होगा। पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही तो जारी किया जा रहा है, मगर वह भी सिर्फ और सिर्फ यात्रा दस्तावेज है। इस बहस में कुछ और भी सवाल उभरते हैं, जैसे देशी विदेशी महिला पुरुष से विवाह का पंजीकरण अभी तक अनिवार्य नहीं है। अनाथ और लावारिस व्यक्तियों की नागरिकता का क्या होगा? एकल या अविवाहित माताओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा या नहीं? 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने ABC बनाम दिल्ली राज्य जैसे मामले में फैसला सुनाया था कि अविवाहित माँ या एकल माता को अपने बच्चे की संरक्षण के लिए पिता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। उसके आदेश में ये भी कहा गया कि जब भी किसी एकल अभिभावक या अविवाहित माँ अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करे तो सिर्फ एक हलफनामा पेश किए जाने पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। इस निर्णय के बावजूद जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अभी भी बच्चे की पिता का नाम बताना अनिवार्य है, अन्यथा पंजीकरण संभव ही नहीं। यदि किसी मामले में मां का उम्र 18 साल से कम या नाबालिग है तो मौजूदा सिस्टम सूचना स्वीकार नहीं करता। अगर 2025 में भी जन्म प्रमाण पत्र लेना इतना आसान नहीं तो अनुमानन लगाया जा सकता है कि बिहार या बंगाल जैसे राज्य में वोटर बनवाना कितना मुश्किल काम हो सकता है। राजनीतिक प्रयोगशाला में देर सवेर नागरिकता संशोधन कानून अपनी उपयोगिता निभा सकता है, लेकिन न्यायपालिका भी सत्ता का आईना है जिसमें लोकतंत्र की नाव यथार्थ से थोड़ी दूर मगर सुरक्षित तो दिखाई दे रही है। बहस के दौरान की गई अदालती टिप्पणियां फैसलों में प्रायः विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। देश में कानून का राज है, किसी दल विशेष का नहीं, इसलिए कानून का पालन और न्याय व्यवस्था में अटूट आस्था बनाए रखना भी
अनिवार्य है। मताधिकार के लिए नागरिकता अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य भी होना चाहिए। लेकिन चुनावी फायदे के लिए कानून को राजनीतिक अखाड़ा बनाना या देश को एक राजनीतिक अखाड़ा बनाना भी ठीक नहीं है। ये बात भी हम सभी को सोचना चाहिए। आखिर बिहार की विधानसभा चुनाव के लिए इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसी तथ्य में विधानसभाओं की समितियों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में सोमवार को 7 राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष की बैठक आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, सिक्किम, उड़ीसा एवं बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही जब नहीं चल रही होती है तब विभिन्न समितियां वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर काम करती है। इनकी अनुशंसाओं को अधिकारी उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना लेना चाहिए, जबकि इनका स्वरूप छोटी विधानसभा का ही होता है। इस सुझाव दिया गया कि समितियों की अनुशंसाओं को पालन सुनिश्चित होना चाहिए, शासन इन्हें गंभीरता से ले और समितियों के सदस्य भी उनकी भूमिका को समझे। बैठक में आम सहमति से सहमति की अगली बैठक राजस्थान में करने का निर्णय लिया गया। बैठकों का निष्कर्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा जाएगा। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष मिंगमा नोरबू शेरपा, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाड़ी एवं पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने अपने यहाँ समिति प्रणाली की जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि हमारे यहाँ 4 वित्तीय और 2 अन्य समितियों के चुनाव होते हैं। शेष समितियों में मनोनयन किया जाता है। जब सदन नहीं चल रहा होता तब समितियां कार्यपालिका पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्र में जितनी सूक्ष्मता से निगरानी की आवश्यकता होती है, ये संभव नहीं होती। विधानसभा के द्वारा दिए गए निर्देशों, आश्वासन, प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर, सदस्यों की सुविधा सहित अन्य समिति पर विषयों पर समिति अनुशंसा एवं रिपोर्ट देती है। समितियां विधायी, वित्तीय और प्रशासकीय क्षेत्र में विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद में बजट भी समितियों के पास जाता है। विधानसभा का काम भी बढ़ रहा है। कई बार ये बात सामने आती है कि समितियों को अधिक